नमस्कार सभी प्यारे मित्रों को। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज पर। दोस्तों, आज से हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास में द्विवेदी युग की। मैं बात करना चाहती हूँ कि इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया था। देखो, सबसे पहले हमने शुरुआत की थी हिंदी साहित्य इतिहास की। तो साथियों, उसमें हमने सबसे पहले आदिकाल को पढ़ा था और बिल्कुल डीप से और विस्तार से जो नोट्स आप आप जो देख रहे हो सामने, इन्हीं नोट्सों को मैंने साथियों समझाते हुए आगे बढ़ा था, है ना। बिल्कुल। फिर बाद में हमने बात की थी भक्ति काल की। भक्ति काल को भी हमने बिल्कुल इसी प्रकार से विस्तार से पढ़ा था। रीति काल का साथियों मैंने एक मैराथन लगाया था, लगभग आपके जो है 3 घंटे का मैराथन है। उस मैराथन को देख रहा क्योंकि रीति काल में समझाने वाली कोई बात नहीं थी, उसमें आपको सिर्फ रचनाएं याद करनी, तो आपको रचनाएं आपको याद करनी ही पड़ेगी, है ना। फिर हमने बात की थी आधुनिक काल की, और आधुनिक काल में हमने भारतेंदु युग को बिल्कुल कंप्लीट पढ़ा था, और जो महत्वपूर्ण आपके कवि थे सारे कवियों को हमने बिल्कुल इसी प्रकार से डीप पढ़ते हुए आगे बढ़े थे। आज हम कक्षा में बात करेंगे आपके द्विवेदी युग की, है ना। द्विवेदी युग की शुरुआत करने से पहले साथियों, मैं आपके सामने जो आपके छोटे से आपके एक दो प्रश्न रहते हैं, मैं उनका जवाब देना चाहती हूँ कि आप लोग जो कमेंट करते हो कि मैम आपकी स्पीड जो है बहुत ही ज्यादा है ना। तो स्पीड को लेकर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि साथियों देखो, मेरा टारगेट है कि सिलेबस कंप्लीट करवाना। क्या है? सिलेबस कंप्लीट करवाना मेरा टारगेट है कि सिलेबस में किसी प्रकार से स्टूडेंट को कंप्लीट करवा दूं, ताकि बच्चे कल ना ये ना कहे कि मैडम सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है ना। तो देखो, हिंदी साहित्य इतिहास का सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी, तो स्पीड मेरी यही रहेगी। मैं पढ़ाती हूँ 2 की स्पीड में, है ना। किसकी? 2 की स्पीड में। आपको करना क्या है, अगर आपको पढ़ना है तो साथियों आप एक आपके यूट्यूब पर एक फीचर आता है, उसमें आप इसको कम भी कर सकते हो और ज्यादा भी कर सकते हैं स्पीड को, है ना। तो आप थोड़ा उससे स्पीड को कम करके पढ़ लिया करो, जिसको ये दिक्कत है। हालांकि जहां तक मुझे पता है कि सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, 2 की स्पीड करके ही वीडियो को देखते हैं ना। कोई भी जनरली स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो 1 की स्पीड जो है नॉर्मल स्पीड में करके वीडियो को देखता होगा ना। मुझे पता है कि अगर कोई क्लास देख रहा है यूट्यूब से, तो वो 2 की स्पीड में ही देखता है। अब अगर किसी को लगता है, हो सकता है कोई स्टूडेंट नोट्स बना रहा हो, देख देख के लिख लिख के नोट्स बनाता है। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने नोट्स परचेज किए हैं, लेकिन बहुत सारे आधुनिक काल के नोट्स परचेज नहीं किए उन्होंने, है ना। जिन्होंने आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल लिया, उनको लगा आधुनिक काल में लिख लूंगा, तो उनको ऐसे लगता है कि स्पीड बहुत ज्यादा है तो मैं लिख नहीं पाता हूँ। तो कोई बात नहीं, आप स्पीड को बिल्कुल नॉर्मल करके आप आराम से वहां से फिर कम ज्यादा करके देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि मुझे क्या कि सिलेबस कंप्लीट करवाना है। आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम जून में है, एमपी वालों का एग्जाम भी जून में है। तो मैं नहीं चाहती कि स्टूडेंट कुछ जो है उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो, और मैं हालांकि ये चाहूंगी कि सभी स्टूडेंट का सिलेबस क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए ना। तो अपनी इस क्लास की शुरुआत करते हैं, ज्यादा मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगी। और चलो शुरुआत करते हैं। भारतेंदु को हमने बिल्कुल पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग को, है ना। इसकी समय सीमा क्या रहेगी? 1900 से 1918 ईस्वी, लगभग 18 जो है 18 वर्ष की क्या रहेगी साथियों, इसकी समय सीमा रहेगी। कब से लेकर कब तक? 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक। बात करते हैं हम द्विवेदी युग की। तो आधुनिक काल जो है आपके हिंदी साहित्य के विकास का द्वितीय चरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। उस समय के आपके जो है साथियों आधुनिक युग के सबसे जो फेमस कवि थे, जो आप सबसे जो फेमस हम कह सकते हैं उस समय के सबसे फेमस कवि थे कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनके नाम पर ही साथियों द्विवेदी युग नाम इसका पड़ गया था, हाँ? आगे हम बात करें इसके समय सीमा की। देखो, इसका आरंभ जो है 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से इसका आरंभ हुआ था। और अगर हम इसके समापन की बात करते हैं, अंत की बात करते हैं साथियों, तो 1918 ईस्वी में जो कि आपके जयशंकर प्रसाद की रचना है जर्ना, इसके प्रकाशन वर्ष में क्या हुआ था, इसका समापन हुआ था, है ना। बिल्कुल दोनों ही फैक्ट आपके यहाँ पे मोस्ट है। इसका आरंभ कब हुआ था? 1900 ईस्वी सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से। और इसका अंत जो है साथियों, इसका समापन कब हुआ था? 1918 ईस्वी जयशंकर प्रसाद की रचना से इसका जो है इसका अंत माना जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसके नामकरण की। देखो, नामकरण की हम बात करते हैं। जागरण सुधार काल साथियों, जो आपका द्विवेदी युग है, इसको जागरण सुधार काल कहने वाले कौन है? डॉक्टर नगेंद्र है, बिल्कुल मोस्ट है। आदर्शवादी प्रबंध परंपरा का युग इनको किसने कहा था द्विवेदी युग को? तो गणपति चंद्र गुप्त जी ने कहा था। नई काव्य धारा द्वितीय उत्थान कहने वाले आपके रामचंद्र शुक्ल जी है ना। आपको ध्यान रखना है कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा था? नगेंद्र जी ने। आदर्शवादी प्रबंध परंपरा का युग किसने कहा था? तो गणपति चंद्र गुप्त जी ने। नई काव्य धारा द्वितीय उत्थान किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी द्विवेदी युग की समय सीमा 1893 से 1918 ईस्वी मानते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पर्सनली आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार द्विवेदी युग की समय सीमा क्या रहेगी, तो साथ ही वहां आपको बताना है 1893 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी, ठीक है। आगे चले, देखो
अब हम बात करते हैं कि जहां जहां से आपका प्रश्न बनता है कि इनकी विशेषताएं। यहाँ हम पहले एक बार एक रूप में हम विशेषता को देख लेते हैं कि इसकी विशेषता क्या क्या है द्विवेदी युग की। उसके बाद एक एक विशेषता को हम विस्तार से पढ़ते हुए चलेंगे, है ना। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। एक तो है आपके इतिवर्तात्मकता। कौन सी? इतिवर्तात्मकता। और इसकी हम बात करते हैं साथियों, देखो ये आपकी इतिवर्तात्मकता होगी। इनकी विशेषता हम आगे बिल्कुल डीप से पढ़ेंगे, एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे। एक विशेषता है आदर्शवादी प्रबंधात्मक काव्यों की रचना, प्रबल राष्ट्रीयता की भावना। और विशेषता कौन सी है? भारत की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता का चित्रण, उपदेशात्मक एवं आदर्शवादिता। ये भी क्या साथ ही इसकी प्रमुख विशेषता है। आगे हम बात करते हैं, देखो विषय विविधता, हास्य व्यंग्य की प्रधानता, नारी की दयनीय स्थिति का चित्रण, नारी के प्रति सम्मान की भावना, भारत के अतीत का गौरवगान, या फिर हम कह सकते हैं कि अतीत के प्रति अनुराग एवं वर्तमान दशा के प्रति शोभ का भाव, है ना। और इनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पद्य एवं गद्य दोनों में खड़ी बोली का प्रयोग विशेष रूप से हुआ था, है ना। भाषा सुधार पर बल दिया गया था, समाज सुधार की भावना रही थी, छंद वैविध्य, इतिहास द्वारा उपेक्षित नारियों के स्वाभिमान का इसमें क्या है? चित्रण दिया हुआ है। और हम बात करते हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना, देशभक्ति का चित्रण, प्रकृति चित्रण, सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति। और अगर हम बात करते हैं साथियों मानवतावादी दृष्टिकोण, उपेक्षित नारी पात्रों के काव्य में प्रतिष्ठा, नीति और आदर्श, वर्ण विषय क्षेत्र का विस्तार, व्याकरण की शुद्धता पर जोर, विषयनिष्ठ वर्णन प्रदान, स्थूलात्मकता, सभी काव्य रूपों का प्रयोग, अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध। साथियों ये क्या है? आपके द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं हैं। देखो इसमें कौन कौन सी मोस्ट है जो कि आपके विशेषता पहले एग्जाम में पूछी गई थी। हम बात करते हैं सबसे पहले आपके वेरी वेरी मोस्ट है इतिवर्तात्मकता। ये आपके एग्जाम में जरूर काफी बार पूछी गई थी। जब भी अगर आपका विशेषता वाला प्रश्न आता है, इतिवर्तात्मकता वर्तात्मकता आपको जो है उस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आदर्शवादी प्रबंधात्मक काव्यों की रचना, प्रबल राष्ट्रीयता की भावना बिल्कुल मोस्ट है, ठीक है। ये आपकी विशेषता बिल्कुल मोस्ट है। आगे हम बात करते हैं हास्य व्यंग्य की प्रधानता बिल्कुल रही थी, नारी की दयनीय स्थिति का चित्रण बिल्कुल मोस्ट है, ठीक है। भारत के अतीत का गौरवगान बिल्कुल मोस्ट है, पद्य एवं गद्य दोनों में खड़ी बोली का प्रयोग बिल्कुल मोस्ट है, ठीक है। भाषा सुधार पर बल, ये आपके पहले एग्जाम में आ चुकी है। छंद वैविध्य, समाज सुधार की भावना, इतिहास द्वारा उपेक्षिता नारियों के स्वाभिमान का चित्रण, ये आपके साथियों भाषा सुधार की भावना, ये भी आपके एग्जाम में पहले पूछी गई है, ठीक है। एक आपको ध्यान रखना है कौन सी? देशभक्ति का चित्रण बिल्कुल मोस्ट है। आगे हम बात करते हैं और कौन कौन सी मोस्ट है। नीति और आदर्श, वर्ण विषय का क्षेत्र, विषय क्षेत्र का विस्तार, व्याकरण की शुद्धता पर जोर, वेरी वेरी मोस्ट है, आपके पहले पूछी गई थी। मानवतावादी दृष्टिकोण बिल्कुल मोस्ट है, ध्यान रखना आपको। स्थूलात्मकता बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना है। सभी काव्य रूपों का प्रयोग, अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध, ये आपके साथियों कुछ विशेषताएं जो है यहाँ पे आपके मोस्ट है, जो कि आपके पहले एग्जाम में भी पूछी गई थी। अब हम बात करते हैं विशेषता के संबंध में, एक एक विशेषता को बिल्कुल डीप से पढ़ते हुए चलते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इतिवर्तात्मकता। इतिवर्तात्मकता होती क्या है कि किसी भी घटना या चरित्र जो कि आपका पात्र का बार बार बखान करना। इस युग में हमारे अतीत के महापुरुषों एवं अतीत की गौरवशाली घटनाओं का बार बार बखान हुआ है। अगर देखो जैसे हम बात करते हैं कि इतिवर्तात्मकता, जैसे किसी भी घटना का बार बार वर्णन करना। जैसे आपके सामने में बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त जो है, उनका एक खंड काव्य कौन सा? जयद्रथ वध। इसमें अभिमन्यु और जयद्रथ वध का इसमें क्या है? वर्णन दिया हुआ है। और इसमें जहां अकेला ही आपका जो अभिमन्यु है वो पूरे कौरवों के लिए क्या है साथियों? सेना पर बहुत भारी पड़ा था। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि साथियों ये आप जो इतिवर्तात्मकता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता आपकी किसकी? द्विवेदी युग की। एक आपके मैथिली शरण गुप्त का एक खंड काव्य और कौन सा? रंग में बंग। ये भी इसी पे आधारित है। से जैसे कि आपके बूंदी और चित्तौड़ का जो है राजपूत राजा है, उनके सोरे का चित्रण भी इसमें दिया हुआ, किसमें? रंग में बंग, जो कि आपके मैथिली शरण गुप्त का क्या है? एक खंड काव्य, ठीक है। ये दो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। और अगर मैं बात करती हूँ उन प्रबंध काव्यों की रचना इसमें हुई थी, किस किस की जो हमने बात की थी, जो कि आपका जो अतीत का कुछ बीता हुआ था उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हुई है। आगे मैं बात करती हूँ कि दूसरी विशेषता थी जो कि हमने देखी थी, आदर्शवादी प्रबंधात्मक काव्यों की रचना। इसमें ऐसे प्रबंधात्मक काव्य जो हमारे सामने कोई ना कोई आदर्श प्रस्तुत करे। जैसे आपके देखो हम बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में ही, इनका एक पंचवटी हो गया, साकेत हो गया और यशोधरा, ये इनके जो तीन है साथियों काव्य। पंचवटी में क्या है? लक्ष्मण का चित्रण है, इसमें लक्ष्मण की जो है साथियों उनका चित्रण है। साकेत में क्या है? साकेत में आपके जो रामकथा का चित्रण है, इसमें आपके जो लक्ष्मण की पत्नी थी उर्मिला, है ना, उनका इसमें चरित्र वर्णन दिया हुआ है। आपको ये भी ध्यान, 9वें और 10वें सर्ग में आपने पढ़ा भी होगा इसका 9वां और 10वां सर्ग, है ना, 9वां और 10वें सर्ग में उर्मिला का चित्रण दिया हुआ है। आगे हम बात करते हैं प्रबल राष्ट्रीयता की भावना।
इसमें देखो राष्ट्रता की भावना किस प्रकार दर्शाई हुई है। एक नाथूराम शर्मा शंकर की एक पंक्ति है, कौन सी, कि देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। साथियों किसकी है पंक्ति, नाथूराम शर्मा शंकर की, कि देशभक्त वीरों मरनों से नेक नहीं डरना होगा। कि ये कहते हैं कि जैसे भी हालात है अपने, है ना, हम बात करें जैसे कि देशभक्त वीरों मरनों से नहीं डरना होगा, कि देशभक्त वीरों जो तुम्हें क्या है, मरने से नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी, वेदी यानी अग्नि, जो अग्नि होती है ना साथियों, कि देश के लिए आपको किसमें अग्नि में भी अपना क्या करना है, त्याग कर देना है। ठीक है, आगे चले। ये किसकी थी, नाथूराम शर्मा शंकर की पंक्तियां थी। आगे हम बात करते हैं भारत की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता का चित्रण। देखो इसमें आपके क्या दिया हुआ है, ये आपके मैथिली शरण गुप्त की है साथियों पंक्ति, ये भी, कि नीलांबर परिधान हरित पट सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। इसमें आपके साथियों दी हुई है कि जो भारत माता की सुंदरता है उसका वर्णन दिया हुआ है, कि नीले रंग का जो आकाश जो है वह भारत माता के जो है रूप, हरे शरीर रूपी, यहाँ आपके किसके, हरित यानी हरे, पट यानी, पट यानी आपके वस्त्र, आप वस्त्र कह सकते हैं, सुंदर हो गया आपका परिधान, नीलांबर आपका कौन, नीला आकाश। ठीक है, तो साथियों ये कहते हैं कि नीले रंग का आकाश जो है वह भारत माता रूपी हरे शरीर पर नीले रंग के क्या है, चादर चढ़ाया हुआ है। ये किसकी है साथियों पंक्तियां, मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है साथियों, इनके प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर यहाँ पे जो है इनका विशेषताएं दी हुई है। एक इनकी और पंक्ति है साथियों, नाथूराम शर्मा शंकर की पंक्ति है, ये भी प्राकृतिक सौंदर्य से संबंधित है, कौन सी, कि हम ही ने जगाया विश्व को प्रथम स्वयं जाग, है ना, कि किसकी है, नाथूराम शर्मा शंकर की पंक्तियां हैं। देखो एक विशेषता हमने बात की थी, उपदेशात्मक, हमने बात की थी कौन सी, 5वें नंबर की पंक्ति थी, हाँ, उपदेशात्मक एवं आदर्शवादिता। देखो इसकी हम बात करते हैं, ये किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है, कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। क्यों रामचरितमानस आज सब कहीं सम्मान्य है, सत्काव्य युद्ध उसमें परम आदर्शों का प्राधान्य है। देखो साथियों बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं, ये भी मैथिली शरण गुप्त जी की है, कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, कि जो मनोरंजन है वो केवल कवि का कर्म नहीं होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, उचित उपदेश भी होने चाहिए और उसका मर्म भी होना चाहिए, है ना, क्योंकि रामचरितमानस आज क्या है साथियों, सभी में क्या है, सम्मान्य है, सबसे जो है सर्वश्रेष्ठ है, सत्काव्य युद्ध उसमें परम आदर्शों का प्राधान्य है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि उसमें क्या है साथियों, परम आदर्श यानी आपके जो उपदेशात्मक आदर्शवादिता है, आदर्शवादिता है वो किसमें, आपके मैथिली शरण गुप्त की इन पंक्तियों में देखने को मिलती है। आगे हम बात करते हैं विषय विविधता। इसकी अगर हम बात करते हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में कवि कर्तव्य निबंध में लिखा है कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल और अनंत आकाश पृथ्वी पर्वत सभी पर कविता हो सकती है। ये पंक्ति किसकी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। इस पंक्ति के माध्यम से साथियों आपको ये दर्शाना चाहते हैं कि विषय विविधता, देखो कोई भी विषय विविधता हो सकती है, विषय वस्तु जो विषय है वो कुछ भी हो सकता है। कैसे, चींटी सबसे छोटा, चींटी जो है साथियों वहां से लेकर कहाँ तक, हाथी जो कि सबसे बड़ा पशु है, वहां तक कुछ भी विषय हो सकता है, चींटी से लेकर हाथी तक। ठीक है, भिक्षुक से लेकर यानी जो मांगने वाला भिक्षुक है, उससे लेकर जो राजा, जो कि सबका एक राजा है साथियों, बहुत पैसे वाला, जो भिक्षुक से भिखारी से लेकर राजा तक जो है साथियों, यहाँ भी कोई ना कोई विषय वस्तु हो सकती है। बिंदु से लेकर समुद्र तक, कोई बिंदु छोटा सा जो बिंदु है उससे डॉट से लेकर, बिंदु से लेकर साथियों समुद्र तक, ये भी क्या है, कोई ना कोई विषय वस्तु हो सकती है। अनंत आकाश पृथ्वी पर्वत सभी पर क्या है, कविता हो सकती है, बिल्कुल सभी पर क्या हो सकती है, कविता हो सकती है साथियों। ये किसकी थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कुछ पंक्तियां थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हास्य व्यंग्य की प्रधानता। देखो इसके संबंध में बाल मुकुंद गुप्ता जी की कुछ पंक्तियां हैं, कि हमसे सुनो सच की कहानी, जिससे मरे झूठ की नानी, सच है सभ्य देश की चीज, तुमको होगी कहाँ तमीज। बिल्कुल साथियों किसकी है, हास्य व्यंग्य संबंधित इनकी कुछ पंक्तियां हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीयों को झूठा कहा जाने पर इन्होंने ये पंक्तियां लिखी थी। ये भी आपको ध्यान रखना, मोस्ट पंक्तियां सारी, इसमें जितनी पंक्तियां ये सारी हो साथियों वो सारी सारी क्या है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। आगे देखो अगली विशेषता कौन सी थी, नारी की दयनीय स्थिति का चित्रण। मैथिली शरण गुप्त की बहुत ही फेमस पंक्ति है, ये तो आपको पता ही होगा, कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, है ना, ये तो आपने पढ़ी होगी हालांकि। आगे हम बात करते हैं, देखो नारी के प्रति सम्मान की भावना, नारी नर जाति की जननी तथा सुख शांति के स्रोत स्वनी, ये किसके साथ है, अभी मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां हैं, जिनके यहाँ कट गया हो नोट्स में वो लिख लेना, मैथिली शरण गुप्त जी की ये क्या है, पंक्तियां हैं। आगे हम बात करते हैं, अगली विशेषता है भारत के अतीत का गौरवगान, या हम कह सकते हैं कि अतीत के प्रति अनुराग एवं वर्तमान दशा के प्रति शोभ का भाव। इसमें आपके मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ पंक्तियां हैं, कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं ये भी।
एक आपकी जो है विशेषता थी कौन सी, कि इतिहास द्वारा उपेक्षिता नारियों के स्वाभिमान का चित्रण, स्वाभिमान का जो चित्रण था साथियों, उससे संबंधित कुछ मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां थी कि सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा वेगात। ये भी बहुत अच्छी पंक्तियां थी। प्रियतम को प्राणों में पण में हमी बेच देती है रण में, साथ धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। बहुत ही अच्छी, आपने पढ़ी भी के साथ ये कविता तो, सखी वे मुझसे कहकर जाते। देखो आगे हम बात करते हैं श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। इनके प्रयासों से जो आपके तीन कवि थे, कौन कौन से, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और कौन से, शिव कुमार सिंह। इनके प्रयास से 1893 ईस्वी में नागरिक प्रचार सभा काशी से क्या थी, इनकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1899 में इंडियन प्रेस की स्थापना की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, देखो कुछ आपके सामने विशेषता ये और कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के गरिमा में व्यक्तित्व एवं हिंदी साहित्य जगत को दिशा और दशा बदलने के कारण इस युग को द्विवेदी युग कहा गया था। साथियों ये प्रश्न आपके आरपीएससी में पहले पूछा गया था, जहां आपका आरपीएससी का पैटर्न था कि दशा और दिशा, इस प्रकार से इस प्रश्न को बदल दिया था कि दशा और दिशा, जो कि आपको ध्यान रखना साथियों, दशा और दिशा नहीं, यहाँ पे क्या है, दिशा और दशा है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपका आया था एग्जाम में, जो कि गलत है। आपको ध्यान रखना कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के गरिमा में व्यक्तित्व एवं हिंदी साहित्य जगत को दिशा और दशा बदलने के कारण इस युग को द्विवेदी युग कहा गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है ना। द्विवेदी जी का योगदान हिंदी साहित्य में एक विचारक, दिशा निर्देशक, चिंतक एवं नियामक के रूप में है। आगे हम बात करते हैं भाषा परिष्कार एवं संस्कार का कार्य द्विवेदी युग में हुआ, वह सदैव स्मरणीय रहेगा। आगे और बात करते हैं और कौन कौन सी विशेषताएं हैं। द्विवेदी जी को सरस्वती काल के कवि भी कहा जाता है। किसके, सरस्वती काल के कवि भी किसको कहा जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं, देखो 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में दो संस्थाएं स्थापित हुई थी, कौन कौन सी, देखो एक तो आपके नागरिक प्रचार सभा काशी, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1893 ईस्वी में। एक आपके सरस्वती पत्रिका, जो कि मासिक पत्रिका थी, इसका प्रकाशन जो है साथी कब स्थापित हुई थी, ये आपके 1900 ईस्वी में स्थापित हुई थी। अब हम आगे बात करते हैं, देखो यह हम बात कर द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों का वर्गीकरण देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि द्विवेदी जो युग आपका द्विवेदी मंडल है, अनुशासन धारा के कवि कौन कौन से रहे थे। एक आपके द्विवेदी मंडल के बाहर या स्वतंत्रता धारा, इसके कवि कौन कौन से रहे थे। यहाँ आपको दो प्रकार कवि देखने को मिलेंगे। देखो द्विवेदी मंडल के कवि कौन कौन से होते हैं, कि वे कवि जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्शों पर चलकर काव्य रचना की, वो कौन से आपके साथियों द्विवेदी मंडल या अनुशासन धारा के कवि कहलाते हैं। द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि कौन कौन से हैं, वे कवि जिन्होंने अपनी अनुभूति के आधार पर काव्य रचना की, वो कौन से आपके द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि कहलाते हैं। देखो द्विवेदी मंडल के कवि कौन कौन से हैं, यहाँ से आपका प्रश्न बिल्कुल पहले पूछा गया था, वेरी मोस्ट, दोनों ही आपके यहाँ मोस्ट है। ठीक है, किसी भी प्रकार से आपका बन सकता है प्रश्न कि द्विवेदी मंडल के कवि कौन कौन से हैं, फिर द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे द्विवेदी मंडल के कवि कौन कौन से हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिहोद, एक तो आपके ये हैं, रामचरित उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त और लोचन प्रसाद पांडे। साथ ही आपके पांच जो कवि हैं, ये आपके पांच कवि कौन से हैं, द्विवेदी मंडल के कवि हैं। द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि कौन कौन से हैं, जिसमें देखो श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी और मुकुटधर पांडे, ये तो आपके स्वतंत्रतावादी कवि हैं। और अगर हम बात करते हैं लाला भगवान दीन, रूप नारायण पांडे, नाथुराम शर्मा शंकर, देवी राय देवी प्रसाद पूर्ण होगा यहाँ पे, ठीक है, और कामता प्रसाद गुरु, ये आपके कौन से साथियों द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं। ठीक है, यहाँ तक आशा करूंगी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे साथियों द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, काल क्रम के अनुसार हम इनको देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यहाँ तक रहेगी। आशा करूंगी आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी, विशेषताएं भी। और साथियों अगर आप लोग नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और शुरुआत से अपनी क्लास, अभी भी समय है साथियों, शुरुआत से अपनी क्लास लेना अभी स्टार्ट कर दो, आगे नोट्स रखो, और नोट्स को लेकर साथियों आप जो है 1.5 या फिर आप 2 की स्पीड में, है ना, 2 की स्पीड में या फिर आप 1.5 की स्पीड में आप आराम से क्लास देकर अभी भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट जिन्होंने एक बार भी नहीं पढ़ा हो हिंदी साहित्य इतिहास साथियों, वो भी नोट्स जल्दी परचेज करके और अपने क्लास से आराम से देख सकते हैं। जरूरत नहीं है आपको कि 5,000 का आप ऑनलाइन कहीं ऐप खरीदो, आप हिंदी साहित्य इतिहास यहाँ से भी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, है ना। तो धन्यवाद, आज के लिए यही, शुभ दिन।